एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे क्लास 12th के गुलगुलो। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हेलो अल्केन, हेलो अरीन, फिनिश। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, फिनिश। अब क्या शुरू करेंगे? स्टार्ट करने वाले हैं अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो बहुत बढ़िया। नया चैप्टर नए जोश के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा 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 जोश से गाइस यू हैव टू शेयर ग्रेविटी सर्कल चैनल, ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी, मृत्युंजय पंड्या दोस्तों के साथ। महाकाल की कसम बटन दबा दो, फोड़ दो स्क्रीन, कीबोर्ड के टुकड़े टुकड़े कर दो, मोबाइल के 6 टुकड़े कर दो, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। महाकाल की कसम ऐसा होना चाहिए। चलो, साल भर मेहनत करते बेटा, तुम्हारे लिए साल भर मेहनत करते, एक बार तुम्हें भी सब्सक्राइब करना पड़ना चाहिए। फोड़ दो इस बटन को, फोड़ दो इसको। चलो भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं, वो मैंने इंस्टाग्राम पर एक देखा था सर को, पता नहीं कौन थे वो, शायद मैथ्स पढ़ाते हैं वो, तो बड़ा खतरनाक माहौल बना दिया था उन्होंने। मैंने कहा मैं भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ, दिली इच्छा थी। चलो अब पेट और मन हल्का हो गया। अब हम शुरू करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को अभी तक जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ाए, अल्कोहल पढ़ाया, फिनॉल पढ़ाया, ईथर पढ़ाया, उन सब में कार्बन और ऑक्सीजन में इट वाज सीन कि उनके अंदर एक सिंगल बॉन्ड था। बट नाउ गाइस, अब हम लोग ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने वाले हैं जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो। तो ऐसे आपके फंक्शनल ग्रुप्स मेरे प्यारे गुलगुलो, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स दैट हैव कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल ग्रुप्स। इनको कौन सा ग्रुप बोला जाता है? कार्बोनाइल ग्रुप बोला जाता है। क्या ये मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही है? चलिए बहुत बढ़िया। नाउ केस नंबर 1। मारकर को उल्टी हो गई। इतना खाते क्यों हो जब आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं? मान लो आपके इस कार्बन से एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए, एक हाइड्रोजन अटैच हो जाए और C डबल बॉन्ड O रहे, तो इस कंपाउंड को, इस फंक्शनल ग्रुप को एल्डिहाइड बोला जाता है। HYDE। क्या केमिस्ट्री पढ़ाएगा रे तू? स्पेलिंग तो सीखता नहीं है यार। ALDEHYD, एल्डिहाइड। ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग हमारे इसको फिर से उल्टी हो गई, लगता है इसका पेट बहुत ज्यादा खराब है, मैं अभी जाके इसके लिए दवाई लाता हूं। लगता है इसने भी कूली नंबर 1 का ट्रेलर देख लिया है और गाना सुन लिया है, हट जा सामने से तेरी भाभी खड़ी है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए यहां पर 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ जाए, तो ये मेरे प्यारे बच्चों बन जाएगा आपका कीटोन। वाह, क्या बन जाएगा? कीटोन। और खास बात, अगर यहां पर एक अल्काइल ग्रुप या यहां पर हाइड्रोजन हो, यहां पर दूसरा अल्काइल ग्रुप नहीं हो, यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन हो, यहां पर डबल बॉन्ड हो और बेसिकली यहां पर हाइड्रोजन भी ना हो, यहां पर OH जुड़ जाए, RC डबल बॉन्ड OH, तो यह बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अल्डिहाइड के अंदर भी मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, यहां पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, मतलब दोनों हाइड्रोजन हो तो भी वो अल्डिहाइड कैटेगराइज होगा, एक अल्काइल एक हाइड्रोजन हो तो भी अल्डिहाइड कैटेगराइज होगा। यहां पर HC डबल बॉन्ड OH होगा तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OH होगा तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, RC डबल बॉन्ड OH, इसको आप लिख सकते हैं RCOR डैश, इसको आप लिख सकते हैं RCHO। क्या ये मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? क्या मेरे प्यारे गुलगुलों को बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं जिनको मैं कैटेगराइज करूंगा, जैसे RC डबल बॉन्ड OR, मतलब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक हाइड्रोजन हटा दिया
और एक अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया। ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इनको बोला जाएगा ईस्टर्स। अगर मान लीजिए यहां पर R≡C≡O और यहां पर हेलोजन जुड़ जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को हमेशा मैंने सिखाया है R≡C≡O यानी यहां पर एक अल्काइल ग्रुप C≡O से जुड़ जाए तो ये हमेशा कहलाता है आपका असाइल ग्रुप, असाइल। और असाइल के साथ हेलोजन जुड़ जाए तो ये बन जाता है आपका असाइल हैलाइड। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, फिर हम लोगों ने ये भी देखा था जब हम लोग वो बना रहे थे अपना क्या बोलते हैं एस्पिरिन, तो यहां पर मैंने एसिड एनहाइड्राइड का जिक्र किया था। तो ये R≡O R≡O एक O से जुड़ जाए तो आप यहां पर देखो, यहां पर भी C≡O ग्रुप है, यहां पर भी C≡O ग्रुप है, यानी कार्बोनाइल ग्रुप यहां पर भी है। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। अगर मान लीजिए आपके पास में यहां पर R≡O NH2 जुड़ जाए तो इस ग्रुप को मेरे लाडले बच्चों कहते हैं अमाइड। तो आप देखो आपके पास में कितने सारे ग्रुप्स हो गए जो कि C≡O ग्रुप अपने पास में रखते हैं। टोटल आपके पास में 7 ग्रुप हो गए। तो अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपके प्राइमरी है जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इन फ्यूचर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर भी बना सकते हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड से असाइल हैलाइड भी बना सकते हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड एनहाइड्राइड भी बना सकते हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड भी बना सकते हैं। तो किसी किसी किताब में आप लोगों को यह भी दिया हुआ होता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है इसके 3 मेजर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर आपके ईस्टर, असाइल हैलाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड और अमाइड ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। मतलब जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कुछ चेंजेस करते हो तब आप लोगों को यह चीज दिखाई पड़ती है। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर के अंदर अब हम लोग इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे कि हम लोग ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स देखें जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यानी ऐसे ग्रुप्स की स्टडी करें जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोनाइल ग्रुप? कार्बन अटैच्ड विद अ डबल बॉन्ड, कार्बन अटैच्ड टू एन ऑक्सीजन विद अ डबल बॉन्ड। क्या ये मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की, आई रिपीट, कोई भी दिक्कत? ये सारे फॉर्मूलाज आपके पास में नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं और कुछ इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। ठीक है, चलिए देख लो इसको। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं। एक बार मैं एक रिलेटिव के घर गया था एंड वहां पर मैं टॉयलेट कर रहा था, सूसू सू, तो सामने वेंटिलेशन था एंड वेंटिलेशन पर एक ओडोनिल टंगा हुआ था। उस ओडोनिल पर कुछ लिखा हुआ था, वो बात मेरे दिमाग में नहीं मेरे दिल में छप गई। वो क्या थी वो मैं आपसे भी डिस्कस करूंगा। उस ओडोनिल पे लिखा था कि जो 70% आपको खाने में स्वाद आता है वो एक्चुअली स्वाद होता ही नहीं है। वो आपको जो स्वाद आता है वो उसकी फ्रेग्रेंस की वजह से आता है। मतलब कि जो हम खाना खाते हैं उस खाने की अगर फ्रेग्रेंस अच्छी हो तो हमें उसका टेस्ट ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा। तो मतलब एक टॉयलेट में लटकी चीज ने मेरे बचपन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हिला दिए। तो वो मैंने आपको भी सिखाया कि भैया ओडोनिल हमें ये सिखाता है कि 70% चीज जो आप खाने में खाते हो अगर वो आपको टेस्टी लग रही है तो वो उसका टेस्ट नहीं, वो उसकी फ्रेग्रेंस है। दैट मीन्स ओडोनिल की फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, तो क्या मैं उसको खा लूं? मुझे जवाब चाहिए मिलोड। मुझे ओडोनिल की फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है तो क्या मैं उसको बर्गर की टिक्की की जगह रख के खा लूं? नहीं। तो ठीक है, अलग अलग फंडे होते हैं, मैं औरतों और बच्चों को नहीं मारता। चलो इसको नोट करो, फिर हम आगे बात करेंगे। चलो नोट करो, ठीक है गाइस। अच्छा, अल्डिहाइड और कीटोन्स, इनकी और क्या यूटिलिटी है हमारी लाइफ में? तो प्यारे बच्चों, जैसा भी मैंने आपको वो जो ओडोनिल का एग्जाम्पल दिया, तो क्या मैं पागल हूं जो मैं फालतू बात यहां पर करूंगा ना? एक्चुअली मैं आपको कुछ सिखाना ही चाहता था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने वेनिला आइसक्रीम, आप लोगों ने वेनिला केक, वेनिला फ्लेवर सुना होगा।
तो बेसिकली ये होता है आपके वेनिला का फॉर्मूला, इसको वेनिलीन बोलते हैं। दिस फॉर्मूला, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज वेनिलीन, जो कि वेनिला की बीन्स से निकलता है और इसका फ्रेग्रेंस वेनिला के जैसा होता है, वेनिला आइसक्रीम वगैरह। तो जो वेनिला होता है, एक्चुअली वेनिला कोई टेस्ट नहीं है, वेनिला कोई टेस्ट नहीं है, बेसिकली वेनिला एक फ्रेग्रेंस है। वेनिला जो होता है वो एक बेसिकली फ्रेग्रेंस होती है, और इस फ्रेग्रेंस की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ वेनिला फ्लेवर खा रहे हैं, हम वेनिला को खा रहे हैं, बट एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी फ्रेग्रेंस को फील कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये अल्डिहाइड या कीटोन्स जो होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट for providing, these compounds are very important for providing fragrances, अच्छी अच्छी खुशबू प्रोवाइड करने के लिए ये हमारे काम में आते हैं। और फ्रेग्रेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए इनका यूज एक तो आपकी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में बहुत होता है। भाई पूरा जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज है वो इसी पर तो डिपेंड कर रहा है कि क्रीम में तो अच्छी खुशबू। अब मान लो तुम्हारे चेहरे पर कोई क्रीम लगाने को दे दिया जिसमें से पॉटी जैसी बदबू आ रही है, तो तुम उसको चेहरे पे लगाओगे क्या? भले ही वो क्रीम तुम्हारी स्किन के लिए कितना भी अच्छा हो, उसमें सारे विटामिन हो, लेकिन खुशबू तो पॉटी जैसी आ रही, खुशबू क्या बदबू तो पॉटी जैसी आ रही है, तो क्या पॉटी मुंह पे लगा लेंगे? नहीं। लेकिन अगर कोई तुमको पॉटी में वेनिला मिला के दे देगा, तुम बोलोगे ओहो वेनिला फ्लेवर की पॉटी, ला मैं मुंह पे लगा लूं। मतलब ऐसा कोई लगाएगा नहीं खैर, बट हाँ ऐसा होता है, समझ रहे हो बात को। ये भारत है, यहां पर हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, उसके अलावा तुम्हारी जितनी भी फूड इंडस्ट्रीज है, जितनी भी फूड इंडस्ट्रीज है। अब फूड इंडस्ट्रीज मतलब तुम्हारे दिमाग में फूड इंडस्ट्री बोलते हैं, तुम्हारे दिमाग में एक बड़ी सी कंपनी, एक बड़ा सा प्लांट आ जाता है जिसमें खाना बन रहा है। नहीं, फूड इंडस्ट्री का मतलब होता है एक ठेले वाला भी फूड इंडस्ट्री का हिस्सा है, क्योंकि वो पैसा किस चीज से कमा रहा है? फूड बेचकर। तो बेसिकली इसके अंदर इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। उसके अलावा एक आपके पास में होता है सैलिसल्डिहाइड, याद करो मैंने आपको सिखाया था ये हमने सैलिसल्डिहाइड बनाया था कौन सी रिएक्शन के अंदर? मेरे ख्याल से कोलबेस के अंदर बनाया था, है ना, कोलबेस में इसको बनाया था कि रीमर टीमन में बनाया था, रीमर टीमन में बनाया था। फिर ये होता है आपका सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, इसकी भी है ना एकदम स्वीट सी फ्रेग्रेंस होती है, थोड़ी स्वीट फ्रेग्रेंस होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे तो हमको बोला था इसकी आमंड जैसी फ्रेग्रेंस होती है, थोड़ी बादाम बादाम जैसी इसकी फ्रेग्रेंस होती है। तो अब आप देखो ये भी आपको एक बिल्कुल स्वीट सी, मेलो स्वीट भी इसको कभी कभी बोलते हैं, MEALOW, मेलो स्वीट भी कभी कभी इसको बोला जाता है। एक्चुअली एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक प्लांट होता है, इसकी चाय बना के पी जाती है। ये जो मेलो स्वीट होता है इसकी चाय बना के पी जाती है, मेलो स्वीट एकदम, इसकी हल्की सी भीनी सी मीठी सी खुशबू होती है। आपने देखा होगा ना जो लोग ग्रीन टी पीते हैं, ग्रीन टी, एक्चुअली ग्रीन टी में क्या होता है, जब आप ग्रीन टी में जैसे फॉर एग्जांपल आपने तुलसी डाल दी या आपने उसमें लेमन ग्रास डाल दी, तो कोई खट्टा टेस्ट नहीं आता। आप जो काढ़ा पीते हो उसमें फ्रेग्रेंस भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट फ्रेग्रेंस होती है। वो जो मसाले डालते हैं हम लोग खाने में, जैसे दालचीनी डालते हैं, वो कड़ी पत्ता डालते हैं, तेज पत्ता डालते हैं, तो एक्चुअली इनका टेस्ट नहीं आता प्यारे बच्चों, एक्चुअली इनकी क्या आती है? फ्रेग्रेंस आती है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ रही बात आप लोगों को? अच्छा, एक और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, जैसे मान लो ये आपका बेंजीन है, यहां पर CH के साथ में डबल बॉन्ड CH लगा के अगर आपने CHO जोड़ दिया तो इसको बोलते हैं सिन्नामल्डिहाइड, सिन्नामल्डिहाइड को एक्चुअली सिन्नामॉन फ्लेवर कहा जाता है। सिन्नामॉन फ्लेवर को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसको बोलते हैं दालचीनी। दालचीनी के शायद लकड़ियां आती है जो यूजुअली जब वो आप किसी शादी वगैरह में जाओ तो जो राइस वगैरह बनते हैं, जो बिरयानी टाइप के जो राइस बनते, पुलाव बनते, उसमें दालचीनी का इस्तेमाल किया जाता है। तो दालचीनी का भी कोई टेस्ट नहीं है, हम बोलते जरूर है सिन्नामॉन फ्लेवर, लेकिन एक्चुअली इसकी क्या होती है? सिन्नामॉन फ्लेवर ना बोलते हुए आपको क्या बोलना चाहिए? इसका सिन्नामॉन का फ्रेग्रेंस है।
तो ये सब बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इन तीनों स्ट्रक्चर को आपको अपने नोटबुक के अंदर लिखना है, क्योंकि कभी भी इसके ऊपर आपका सवाल आ सकता है, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम का पैटर्न बदला है। इस बार अनसीन पैसेजेस वगैरह टाइप के आने लग रहे हैं, तो इन चीजों की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है कि आपने एनसीईआरटी को कितना बेहतर तरीके से और कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक मैं आपके लिए और छोटी छोटी बातें यहां पर लिख देता हूं। और गाइस, इन लोगों का क्या यूज है? क्या ये सिर्फ कॉस्मेटिक और फूड इंडस्ट्रीज में ही एप्लीकेबल है? नहीं प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा फॉर्मल्डिहाइड, आपने सुना होगा फॉर्मिक एसिड, एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, है ना, प्रोपेनॉन। तो ये सब जो होते हैं, दे आर लिक्विड इन नेचर, सो दे आर वेरी गुड सॉल्वेंट एज वेल। दे आर वेरी गुड सॉल्वेंट, ये बहुत अच्छे सॉल्वेंट होते हैं, और बहुत अच्छे सॉल्वेंट होने की वजह से दे आर यूज्ड इन, सो दे आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, भाई दवाई वगैरह बनाने के लिए। जितनी भी आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज होती है, फार्मास्यूटिकल, जितनी भी आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज होती है, वहां पर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहां पर सारा काम केमिकल के ऊपर होता है, केमिकल कंपाउंड्स के ऊपर होता है। तो आपको इनको डिसॉल्व करने के लिए, रिएक्ट कराने के लिए सॉल्वेंट के तौर पर इनको यूज करना होता है। देन आपकी जितनी भी पेंट इंडस्ट्रीज है, जो भी आप लोग पेंट्स वगैरह बनाते हैं पुताई वगैरह करने के लिए, वहां पर भी इनका इस्तेमाल होता है, एक्सेट्रा। तो इनका बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल होता है। मतलब यह हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अल्टीमेटली हमें इसे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और केमिकल इंडस्ट्रीज में आप लोग पॉलीमर इंडस्ट्रीज भी इंक्लूड कर लो, जैसे जहां पर प्लास्टिक वगैरह बनता है, पॉलीमर इंडस्ट्रीज भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर लो। पॉलीमर इंडस्ट्री, जैसे प्लास्टिक बनाना हो गया या कुछ बनाना हो गया, सिंथेटिक लेदर बनाने हो गए, ये सारी चीजों के अंदर इनका इस्तेमाल होता है। तो गाइस, चैप्टर की इंपॉर्टेंस हमने समझ ली। अब हम लोग इसके नॉमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। एक एक करके पूरा चैप्टर प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। जितनी चीज पढ़ा रहा हूं सब आप लोगों को प्रॉपर तरीके से नोट करनी। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो गाइस, हो गया? कोई दिक्कत? यहां तक अच्छे तरीके से क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ। प्यारे बच्चों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि यहां पर आप लोगों को किसी भी तरीके का कॉमन नॉमेनक्लेचर का लोड लेने की जरूरत नहीं है। यस, जैसे मैंने आपको अल्कोहल में, अल्काइल हैलाइड्स में वो कॉमन नॉमेनक्लेचर करना सिखाया था, एन, आइसो, नियो, टर्ट, यहां पर लफड़ा नहीं है। तो यहां पर अगर आप लोगों को नॉमेनक्लेचर करना है तो आपका पूरा फोकस आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर की तरफ होना चाहिए। लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को पहले अल्डिहाइड्स के कॉमन नॉमेनक्लेचर के कुछ क्लिप्स दिखा देता हूं मतलब आदत से मजबूर मैं आपको बता देता हूं कि इसको नॉमेनक्लेट कैसे किया जाता है, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। भाई कॉमन नॉमेनक्लेचर पे हमें आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अल्डिहाइड्स बेसिकली इस प्रकार से नॉमेनक्लेट किए जाते हैं। यह देखा जाता है कि अल्डिहाइड कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में CH3COOH है तो हम लोग इसे कॉमनली एसिटिक एसिड बोलते हैं। अगर आपके पास में HCOOH है तो हम उसे फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। देन CH3, CH2, 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 COOH, ठीक है? नहीं, CH3, CH2, CH2, COOH, हम इसे ब्यूटायरिक एसिड बोलते हैं, ब्यूटायरिक एसिड बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो हमारा जो अल्डिहाइड है वो एसिटिक एसिड से निकला है। तो हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड में से IC एसिड हटाकर ACED तक लिखेंगे और IC एसिड हटाकर यहां पर जोड़ देंगे अल्डिहाइड। तो ये बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। समझे गुलगुलो? अब मान लो ये बच्चा तुम्हारा HCHO,
तो यहां पर फॉर्मिक एसिड में से आईसी एसिड हटाकर इसको बना दिया जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। ब्यूटारिक एसिड में से आप आईसी एसिड हटा दोगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CHO, तो ये बन जाएगा आपका ब्यूटाइरल्डिहाइड। क्या बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? अच्छा, ये जैसे कंपाउंड है इसको बोला जाता है बेंजोइक एसिड। क्या बोला जाता है? बेंजोइक एसिड। तो ये बन जाएगा CHO, तो ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। क्या ये मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? तो एक तो कॉमन नेम लिखने का ये तरीका है, ठीक है। अब दूसरे तरीके के अंदर क्या होता है कि यहां पर इफ अ सब्स्टिट्यूशन इज प्रेजेंट, इफ अ सब्स्टिट्यूशन इज प्रेजेंट, तो अब हम क्या करेंगे? हेंस द कार्बन attached to, hence the carbon attached to CHO functional group, CHO functional group directly is called as alpha. Then next to it is beta, then gamma, then delta and so on. That means अगर मान लीजिए ये आपके पास में फंक्शनल ग्रुप है और अगर यहां पर एक जुड़ा हुआ है CH2, यहां पर एक जुड़ा हुआ है CH2, यहां पर एक जुड़ा हुआ है CH3, चलो एक चेन और लंबी कर लेते हैं और ये जुड़ा हुआ है CH3। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है तो ये कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन, ये कहलाएगा बीटा, ये कहलाएगा गामा और ये कहलाएगा डेल्टा। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? मेरे तो आ रही है, आप लोगों को आ रही है मेरे प्यारे बच्चों। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके पास में कंपाउंड है, यहां पर एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो पहले मैं देखूंगा कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, इसके पीछे कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो 1 2 3 4 5, अब यहां तो 5 कार्बन है, तो अपन एक काम करें, कार्बन कम कर देते हैं, इसको CH3 कर देते हैं। तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन वाला आपका ब्यूटारिक एसिड था, तो ये ब्यूटाइरल्डिहाइड है। तो ब्यूटाइरल्डिहाइड के कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है? बीटा कार्बन पर, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा ब्रोमो ब्यूटाइरल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? बीटा ब्रोमो ब्यूटाइरल्डिहाइड। नोट कर लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग कॉमन नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। वैसे जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, ये रूल हर जगह अप्लाई नहीं होगा। जैसे आप मेरे से बोलोगे कि सर 5 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलेंगे या 10 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे, इतना नहीं आता। सिर्फ नॉलेज पर्पज से मैंने आपको बता दिया है। दैट इज वाई मैं इसको शुरू करने से पहले ही बोल दिया था कि कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम एसिटिक एसिड के कॉमन नेम्स पर डिपेंड करता है और ये कॉमन नेम किसी रूल से नहीं आया है। ये कैसे आया है मैं आपको ये भी बता दूं कि भैया एसिटिक एसिड को एसिटिक एसिड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी खुशबू विनेगर जैसी होती है। इट इज हैविंग अ विनेगर लाइक स्मेल। तो ग्रीक लैंग्वेज में या लैटिन लैंग्वेज में यूजुअली विनेगर को एसिटम बोला जाता है। तो एसिटम बनाने वाला एसिड यानी विनेगर बनाने वाला एसिड इस एसिटिक एसिड। लैटिन लैंग्वेज में रेड एंट को, लाल चींटी को फॉर्मस बोला जाता है। तो फॉर्मस के अंदर मिलने वाला एसिड बन गया आपका फॉर्मिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड बोले तो ऐसा बटर जो सड़ चुका हो, रैंसिड बटर। जब बटर सड़ जाता है तो उसकी जो बदबू होती है वैसी बदबू इस एसिड से आती है, जिसका नाम पड़ गया ब्यूटायरिक एसिड। तो ये सारे नाम भी कॉमनली निकाले हुए हैं। जैसे मान लो मृत्युंजय सर बहुत गंदा पढ़ाते हैं, या जैसे हम लोगों ने हमारे हेटर्स का नाम रख दिया है चोमू, तो चोमू। अब चोमू के पीछे क्या लॉजिक है मेरे को खुद को नहीं पता, मेरे मन में आया मैं कुत्ता काट के खाया, हा हा हा, गंदा लॉजिक।
मतलब जो हमारे मन में आया वो हमने हमारी कॉमन लैंग्वेज में नाम रख दिया, और फिर उसमें से आईसी एसिड हटाकर अल्डिहाइड जोड़ दिया, तो अल्डिहाइड के कॉमन नेम हो गए। हाँ, अगर इन अल्डिहाइड में आपको कोई सब्स्टिट्यूशन दिखता है तो उनको अल्फा बीटा गामा से आप डिनोट कर सकते हो। बस यही आपकी कहानी है अल्डिहाइड के कॉमन नॉमेनक्लेचर की। देख लो जरा इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हैव अ लुक गाइस। जब तक मैं इसको रब करके फिर कीटोन्स के सिखाता हूं, पहले इसको लिख लो। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हो गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। ना ना ना, चलो, दैट इज कीटोन्स कॉमन नॉमेनक्लेचर। अब हम लोग यहां पर कीटोन्स के कॉमन नॉमेनक्लेचर की तरफ बढ़ते हैं। कीटोन के लिए फिर भी एक बढ़िया रूल मेरे पास में है, और यह रूल बिल्कुल ईथर जैसा है। याद करो मेरे गुलगुलो, अगर आपके पास में ईथर था तो ROR था। आप इसके लिए कॉमन नॉमेनक्लेचर क्या यूज करते थे? अल्काइल, अल्काइल ईथर। जैसे मान लो यहां पर CH3 हो, यहां पर O हो, और यहां पर C2H5 हो, तो ये मिथाइल है, ये इथाइल है, और इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आना चाहिए, इसलिए हम इसको बोलते थे इथाइल, फिर हम लिखते थे मिथाइल, और फिर हम लिखते थे ईथर। तो एग्जैक्टली कीटोन्स के लिए भी आप यही फंडा यूज करेंगे। बस आप लोग यहां पर कीटोन्स के अंदर क्या करेंगे? कीटोन्स के कॉमन नॉमेनक्लेचर के लिए, कीटोन्स के कॉमन नॉमेनक्लेचर के लिए आप लोग यूज करेंगे अल्काइल, अल्काइल कीटोन। और अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो आप यूज करेंगे डाई एल्काइल कीटोन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूजुअली हमारी जो चलती फिरती लैंग्वेज है उसमें हम लोग कॉमन नाम ही यूज करते हैं। जैसे मान लो आपके पास में है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको कॉमन लैंग्वेज में एसीटोन बोला जाता है। कॉमन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? एसीटोन। लेकिन अगर आप ये वाला रूल इस्तेमाल करो तो इसका दूसरा नाम भी क्या हो सकता है? दो मिथाइल ग्रुप है, इसलिए इसको डायमिथाइल एसीटोन भी बोला जा सकता है। नहीं, डायमिथाइल कीटोन, डायमिथाइल कीटोन भी बोला जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, तो अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो आप देखेंगे यहां पर प्रोपेन है, यहां पर मिथाइल ग्रुप है, यहां पर प्रोपाइल ग्रुप है। मिथाइल अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो आप लिखेंगे मिथाइल, फिर इसको बोलेंगे आप लोग प्रोपाइल, और फिर आप लोग इसको बोलेंगे कीटोन। लाइकवाइज आप नाम लिख सकते हो, कोई परेशानी इसके अंदर? अच्छा, दूसरा एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल आप लोग याद रखिएगा, substituents are denoted by alpha, alpha dash, beta, beta dash, gamma, gamma dash, डेल्टा, डेल्टा डैश, एक्सेट्रा। सर ये अल्फा अल्फा डैश क्या है? देखो, जैसे मान लो ये आपका C डबल बॉन्ड हो, ये कीटोन ग्रुप है, अब इससे ये कार्बन और ये कार्बन दोनों डायरेक्टली जुड़े हुए, तो ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा। तो आप इन दोनों में से किसी एक को अल्फा डैश बोल दो, एक को अल्फा रहने दो। अब ये अल्फा से बीटा, अल्फा से जो दूसरा कार्बन जुड़ेगा ये बीटा होगा, तो ये बीटा डैश हो जाएगा। ये कार्बन जुड़ा तो ये गामा हो जाएगा, तो ये गामा डैश हो जाएगा। फिर ये कार्बन अगर डेल्टा होगा तो ये कार्बन डेल्टा डैश हो जाएगा। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में एक तीसरा कंपाउंड में बनाऊं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH Br CH3, तो अब इसको आप कैसे नॉमेनक्लेट करेंगे? आप पहले मिथाइल अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो आप ऑब्वियसली यहां पर लिखेंगे मिथाइल। फिर आप यहां पर देखेंगे ये अल्फा है,
ये अल्फा डैश है, ये बीटा, इधर बीटा डैश है ही नहीं, और ये गामा है, तो हम इसको बोलेंगे मिथाइल बीटा ब्रोमो प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 3 कीटोन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? अच्छा, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को कीटोन्स के नाम में यहीं पर लिखवा देता हूं, जो आप लोगों को फ्यूचर में इस्तेमाल करने होंगे। ज्यादा लोड लेने की जरूरत, ज्यादा परेशान होने की जरूरत मेरे ख्याल से आपको फिर नहीं होगी। इसको बोलते हैं बेंजोफिनॉन। क्या बोलते हैं? बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। ठीक है, देन C डबल बॉन्ड O CH2CH3, इसको बोलते हैं प्रोपाइनो फिनॉन, प्रोपायोफिनॉन। फिर इस कंपाउंड को आप लोग बोलते हैं एसीटोफिनॉन। बस इतने नाम आप लोग याद रख लो, बेंजोफिनॉन, एसीटोफिनॉन और प्रोपायोफिनॉन, है ना मेरे प्यारे बच्चों? प्रोपायोफिनॉन, एसीटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन, बस इतने नाम आप लोग याद कर लो। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे मैं और प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी में से भी क्वेश्चन आपके सामने लिख दूंगा और उसके अपन प्रैक्टिस भी कर लेंगे, लेकिन ये जनरल तरीका है इनको नॉमेनक्लेट करने का। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़े। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, आप लोगों के सामने मैंने एक लिस्ट बना दी है और इस लिस्ट के अंदर मैं आप लोगों को IUPAC नॉमेनक्लेचर करना बता रहा हूं। वैसे गाइस IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स जल्दी से मेरे साथ में रिवाइज कर लो। सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को चूज करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को इस प्रकार चूज करना होता है कि उस चेन के अंदर मेरा फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड हो। फिर मैं उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की नंबरिंग कुछ इस प्रकार करता हूं कि अगर मेरे पास में अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड के कार्बन को, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि ये जो तुम्हारा अल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये अल्डिहाइड ग्रुप का जो कार्बन होता है, इट इज कंसीडर्ड एज द कार्बन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। यानी आपका ये जो अल्डिहाइड ग्रुप अगर किसी चेन से कनेक्टेड है तो हम इसके कार्बन को उस चेन का हिस्सा मानेंगे, मतलब हम इसके कार्बन को चेन के अंदर काउंट करेंगे। अगर साइक्लिक है तो कोई समस्या नहीं है, साइक्लिक में काउंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग चेन है तो हम उसके अंदर इसको काउंट करेंगे। फिर हम लोग नंबरिंग कुछ इस प्रकार करेंगे कि हमारे फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिले, हमारे फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिले, हम ये कोशिश करेंगे। अब अगर एक ऐसा कंपाउंड आता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो घबराना मत, अल्डिहाइड और कीटोन्स को हमेशा प्रायोरिटी देना। किसके मुकाबले? डबल बॉन्ड के मुकाबले। याद करो, मैंने आप लोगों को हेलोजन्स के अंदर हमेशा यह सिखाया है कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दो, डबल बॉन्ड को पहले छोटा नंबर दो, हेलोजन्स को बाद में बड़ा नंबर दे दो, क्योंकि हेलोजन्स आर द लीस्ट प्रिफरेबल फंक्शनल ग्रुप। लेकिन अगर आपके पास में अल्कोहल का OH है, अगर आपके पास में कीटोन का C डबल बॉन्ड O है, अगर आपके पास में अल्डिहाइड का CHO है, या अगर आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH है, तो आप लोगों को डबल बॉन्ड के मुकाबले इनको प्रेफरेंस देनी है। तो क्या समझे? सबसे ज्यादा दुनिया में प्रेफरेंस कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद अल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फिर आपके हेलोजन। समझ गए? तो अब हम लोग एक एक करके नॉमेनक्लेट करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर देखो, क्योंकि 2 कार्बन है, पहला कार्बन आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का, दूसरा कार्बन आपके CH3 का, तो 2 कार्बन होने की वजह से हम यहां पर लिखेंगे इथ। इथ के बाद आप देखो, क्योंकि यहां पर सिंगल बॉन्ड है इसलिए ये हो जाएगा एन। इथेन के एन के जगह पे ई जो होता है, ई मतलब इथेन को आप कैसे लिखते हैं? ETHANE। तो इसका ई हटाकर अल्डिहाइड के लिए हम सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे अल।
तो ये बन जाएगा आपका इथेनल। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? अब यहां पर देखो ऑब्वियसली ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6, ये नंबर 7, 7 कार्बन की चेन मैंने चूज करी। अब यहां पर आप देखें तीसरे कार्बन पर मिथाइल और चौथे कार्बन पर ब्रोमो है, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप तो एल्डिहाइड है। तो यहां पर नाम कैसे लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का? अल्फाबेटिकली। तो चौथे कार्बन पर ब्रोमो, क्योंकि बी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए पहले आएगा ब्रोमो, फिर आएगा आपका 3 मिथाइल, फिर आएगा आपका हेप्टेन। ई हटाकर मैं अल जोड़ूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि मेरे पहले कार्बन पर एल्डिहाइड है इसलिए हेप्टेन 1 अल। यहां पर देखिए अगेन ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। अब यहां पर इसका नाम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे पहले पेंट। अब पेंट के बाद मैं हमेशा देखो एन लगाता हूं, यानी मैं ये बताता हूं, ये एन जो होता है, ये एन हमेशा ये बताता है कि आपका कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। अगर अनसैचुरेटेड है तो वो अल्कीन कंटेनिंग है या अल्काइन कंटेनिंग है, और अगर सैचुरेटेड है तो वो अल्केन है। तो क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड होने की वजह से ये अल्कीन है, तो मैं लिखूंगा पेंट, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड इसलिए पेंट 2 इन। अब देखो ई एन ई नहीं लिखूंगा मैं, वरना नाम खत्म हो जाएगा। जैसे यहां पर आपने अल्केन में ए एन ई ना हटाते हुए ई को हटा दिया और उसके बाद में आपने अल जोड़ दिया, ठीक वैसे ही मैं यहां पर ई हटाकर 1 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि पहले कार्बन पर क्या है? अल। तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 इन 1 अल, या इसको किताबों में कॉमनली ऐसा भी लिख दिया जाता है पेंट 2 इनल, ऐसा भी लिखा जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है। अब यहां पर देखिएगा इस साइक्लिक है तो ऑब्वियसली ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यानी 6 कार्बन की चेन है। तो हम इसको बोलेंगे साइक्लो क्योंकि साइक्लिक चेन है, साइक्लो हेक्स एन क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए एन 1। अब गाइस या तो आप इसको अल लिख दो, नो डाउट आप यहां पर अल भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में साइक्लिक रिंग है तो इसको कार्बल्डिहाइड बोला जाता है। आप यहां पर अल्डिहाइड के अल की जगह क्या यूज करेंगे? कार्बल्डिहाइड। किसके लिए? फॉर रिंग्स के लिए। अगर आपके पास में रिंग या मैं कहूं आपके पास में साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो आपको कार्बल्डिहाइड लगाना पड़ेगा। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, वैसे इतना ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, कार्बल्डिहाइड भी लगा सकते हो, अल भी लगा सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब यहां पर आप देखिए यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ यानी कि कीटोन आ गया, तो भैया कीटोन को प्रेफरेंस दूंगा मैं। ये दूसरा कार्बन और ये सब्स्टिट्यूएंट को मैंने छोटा नंबर देने के हिसाब से 3 कर दिया। अगर मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3 बोलता तो इसको 4 बोलना पड़ता। तो छोटा नंबर मिथाइल को 3 मिल रहा है इसलिए इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए साइक्लो, 5 कार्बन का कंपाउंड है इसलिए पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन 1 ऑन। समझ में आई बात आप लोगों को? 3 साइक्लो पेंटेन, सॉरी मैं यहां नीचे लिख देता हूं, यहां थोड़ी सी जगह कम पड़ जाएगी, हम यहां लिख देते हैं 3 मिथाइल साइक्लो पेंटेन 1 ऑन। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से नाम हो जाएगा। चलिए अब यहां पर देखिए गाइज, यहां पर एक रूल और याद रखना, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट रूल है। जब कभी भी आपके बेंजीन से 3 या 3 से ज्यादा कार्बन जुड़ते हो गाइज, जब कभी भी आपके बेंजीन से 3 या 3 से ज्यादा एटम कार्बन के जुड़ जाते हैं, देन ये आपके पेरेंट चेन की तरह काम करते हैं। तब ये बन जाता है आपका पेरेंट चेन और ये रिंग बन जाती है आपका सब्स्टिट्यूएंट। और जब ये रिंग सब्स्टिट्यूएंट बन जाती है तो इसका नाम बेंजीन ना यूज करते हुए फिनाइल यूज किया जाता है। बेंजीन ना यूज करते हुए फिनाइल यूज किया जाता है। इस वजह से यहां पर मैं इसे पहला कार्बन दूंगा क्योंकि ये मेरा कार्बोक्सिलिक कीटोन है, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरे कार्बन, तो ये मेरे 3 कार्बन की चेन हो गई।
और पहले कार्बन से फिनाइल जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, क्योंकि 3 कार्बन की चेन हो गई, तो हम इसका नाम लिखेंगे 1 फिनाइल, क्योंकि कीटोन यहां पर पहले नंबर पर आ रहा है, इंटरेस्टिंगली पहले नंबर पर आ रहा है, तो 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन विल बी द नेम। अब यहां देखो, यहां पर इधर से चलो या इधर से चलो, बात एक ही दिख रही है, तो ये 3 4 5, तीसरे नंबर पर आपका कीटोन ग्रुप आ गया, दूसरे और चौथे कार्बन पर क्या है आपका मिथाइल है, तो इसको बोलेंगे 2,4 डाइमिथाइल, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। तीसरे कार्बन पर मुझे फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, इसलिए मैं कीटोन के लिए क्या लगाने वाला हूं, ONE, कीटोन। क्या बात समझ में आ गई? ग्रेट। अगले कंपाउंड की तरफ चलो। प्यारे बच्चों, यहां पर एक जरूरी बात ध्यान रखना, यहां पर आपके पास में अल्डिहाइड भी है और यहां पर आपके पास में कीटोन भी है, तो एक रूल हमेशा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा प्रिफरेबल कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फिर आपका अल्डिहाइड होता है और फिर आपका कीटोन होता है। क्या ये बात याद रखोगे? मतलब अगर आपके पास में एक ही ग्रुप के अंदर, एक ही कंपाउंड के अंदर अल्डिहाइड कीटोन है, तो आपका मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? अल्डिहाइड। कीटोन सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, कीटोन क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो जब कभी भी आपका कीटोन अगर सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, तो अब आप उसका नाम ONE नहीं यूज करोगे, अब आप उसका नाम यूज करोगे ऑक्सो। और यही चीज आपके अल्डिहाइड के लिए भी होती है। मान लो एक ही कंपाउंड में अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए तो आप ओइक एसिड यूज करते आए हो, तो फिर उसके बाद में अल्डिहाइड के लिए आप अल नहीं यूज करोगे, अल्डिहाइड के लिए आप यूज करोगे ऑक्सो। अल्डिहाइड के लिए भी ऑक्सो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो तीसरे कार्बन पर आपका ऑक्सो ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, इसलिए पेंटेन 1 अल। समझ गए गुलगुलो? अच्छा, अब यहां पर साइक्लिक चेन है, तो आप लोग सब जानते हो कि बेंजीन के ऊपर CHO इज कॉल्ड एज बेंजल्डिहाइड, मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। तो ये बेंजल्डिहाइड का ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, तो इट विल बी कॉल्ड एज 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम? अब गाइस इस कंपाउंड को देखो, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। यहां पर 3 एक जैसे अल्डिहाइड ग्रुप 3 अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप लॉन्गेस्ट चेन इसको सिलेक्ट करो, 1 2 3 4 और 5, तो ये 2 फंक्शनल ग्रुप तो आ गए, ये छूट गया, ये रिंग से बाहर हो गया। या अगर आप इसको इंक्लूड करो तो 1 2 3 4, तो चेन छोटी हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें एक जैसे फंक्शनल ग्रुप एक कंपाउंड में जुड़े हैं अलग अलग कार्बन से, तो गाइज यहां पर तीनों को प्रायोरिटी देना पड़ेगी हमको, यहां पर हमें इन तीनों को इज्जत देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये छूट जाएगा। तो ऐसी कंडीशन जहां पर सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, तो यहां पर आपको जो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है वो ऐसी करनी है कि ये 3 कार्बन की चेन हो जाए, 1 2 और 3। अब इससे मैं क्या कर रहा हूं मालूम है? इस चेन को मैंने सिलेक्ट करके क्या बोल दिया कि मेरे पहले कार्बन पर भी अल्डिहाइड है, मेरे दूसरे कार्बन पर भी अल्डिहाइड है और मेरे तीसरे कार्बन पर भी अल्डिहाइड है। तो मेरी 3 कार्बन की चेन है, मैंने तीनों को चेन में नहीं घुसेड़ा, मैंने तीनों को चेन में नहीं इंक्लूड करा लॉन्गेस्ट चेन में। जैसे मैंने यहां सिखाया था कि लॉन्गेस्ट चेन में आपको कार्बन लेना है, यहां पर भी सिखाया था कि लॉन्गेस्ट चेन में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को लेना है, यहां पर भी आपने लिया। यहां नहीं लेंगे, कब? जब तीनों कार्बन पर या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, तो हमको इनको सिलेक्ट ही नहीं करना है। अगर 2 है तो कोई समस्या नहीं है, देखो अगर 2 होते तो कोई समस्या नहीं है, फिर तो आपकी पूरी 5 कार्बन की चेन हो जाती है, 1 2 3 4 5। लेकिन क्या हुआ, गड़बड़ क्या हुई? ये गड़बड़ हो गई
कि अगर आपने इसको सिलेक्ट कर लिया इन 5 कार्बनों को तो ये छूट जाएगा, फिर किसी को सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब ये 3 कार्बन की चेन हो गई तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। पहले कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर और तीसरे कार्बन पर तीनों अल्डिहाइड ग्रुप है, तो 3 के लिए हम लगाएंगे ट्राई, आप लोगों को पता ही है ट्राई अल। तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायल। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? देख लो इसको ध्यान से, ठीक है, आगे बढ़े। चलो ग्रेट, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इन चीजों का, इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि क्या है कि आप लोगों को ये याद रहे। थोड़ा सा गुचुड़ मुचुड़ जरूर हो गया है बट ठीक है चलेगा। यहां तो एक ही कार्बन है और अल्डिहाइड ग्रुप भी दिख रहा है तो इसको बोलेंगे मीथेनल। यहां पर क्या हो गया देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, या इसको भी कभी 3 इंक्लूड करोगे तो ये हट जाएगा और इसको छोड़ोगे तो ये हट जाएगा, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो दूसरे कार्बन पर मिथाइल है इसलिए 2 मिथाइल, 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोपेन और अल्डिहाइड है इसलिए नल, प्रोपेनल। अब यहां पर देखो ये साइक्लिक है, अब ये साइक्लिक है इसलिए ये पहला कार्बन कहलाएगा। इसको दूसरा बोल दूंगा ताकि सब्स्टिट्यूएंट तीसरे पर आ जाए। अगर इसको 1 बोलता, 2, 3, 4 तो ये 5वें पे आता तो गड़बड़ हो जाती। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 5, 9, 3 मिथाइल, 6 कार्बन की साइक्लिक चेन है इसलिए साइक्लो हेक्सेन कार्बल्डिहाइड, क्योंकि मैंने साइक्लिक के लिए क्या सिखाया है? कार्बल्डिहाइड, हेक्सेन 1 कार्बल्डिहाइड। यहां देखो 1, 2 और 3, गाइस दिस इज कॉल्ड एज मेथॉक्सी ग्रुप। याद करो अपन ने ईथर्स में पढ़ा था, मिथाइल के साथ में ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज मिथॉक्सी। अब यहां पर मिथॉक्सी बोले तो ईथर, ये मिथॉक्सी ग्रुप आपके ROR को जन्म दे रहा है, ROR को जन्म दे रहा है, लेकिन अल्डिहाइड के सामने ईथर की भी कोई इज्जत नहीं है। अल्डिहाइड बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद सेकेंड डॉन, तो कार्डिहाइड के सामने इसकी कोई इज्जत नहीं, इसलिए ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंड कार्बन पर मेथॉक्सी इसलिए 2 मेथॉक्सी प्रोपेन 1 अल। अब यहां देखिए, अब यहां पर फिर गड़बड़ हो गई, 2 अल्डिहाइड ग्रुप आ गए, तो क्या करें? इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो ये हो जाएगा बेंजीन 1, 2 डायल। इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन 1, 2 डायल। डायल बोले तो डायल्डिहाइड, ठीक है। या अगर आप चाहें तो आप इसको डाई कार्बल्डिहाइड भी बोल सकते हो, मैंने सिखाया ना ये डबल, इसके लिए ये साइक्लिक के लिए आप लोग कार्बल्डिहाइड का इस्तेमाल कर सकते हो, तो कार्बल्डिहाइड बोल लो। नहीं तो आप नॉर्मल इसको अल भी बोल सकते हो, है ना, तो आप इसको डाई अल भी बोल सकते हो, या आप इसको डाई, यहां लिख दूं बेंजीन 1, 2 डाई कार्बल डिहाइड भी बोल सकते हो। चलिए इसका नाम क्या होगा? अभी आपका कीटोन हो गया, तो ये नंबर 1 कार्बन, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन की चेन है, दूसरे कार्बन पर मिथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। अच्छा मैंने साइक्लो जहां जोड़ा था ना, हाँ ठीक है, साइक्लो जोड़ दिया था, यहाँ साइक्लो की जरूरत नहीं, वहां पर भी साइक्लो, वहां पर भी साइक्लो, ठीक है। यहां पर भी हमको जोड़ना पड़ेगा 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेनॉल, पहले कार्बन पर OL इसलिए इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गए आपके सारे नाम। अच्छा आप चाहें तो इसका कॉमन नेम भी लिख सकते हैं, देखो इसका कॉमन नेम भी आ सकता है। ये आपका पहला कार्बन, ये आपका पहला कार्बन हो गया, तो ये अल्डिहाइड से जुड़ा इसलिए पहला कार्बन अल्फा, ये बीटा और ये गामा, तो इसको आप लोग गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनल भी बोल सकते हो, साइक्लोइथाइल गामा मिथाइल साइक्लो हेक्सेन कार्बल्डिहाइड भी इसको आप बोल सकते हो, आपकी इच्छा है ना, या गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनल भी बोल सकते हो।
तो गाइज यहां पर आपके सारे IUPAC नॉमेनक्लेचर खत्म हो गए। अब इसके आगे हम लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप हमें देखना है कि कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और फिर हम लोग चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो वो हम करेंगे इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं। आज हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू किया, और पहले कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर करे, और अब कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के सारी प्रिपरेशन, यूजेस और केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पर जाएंगे, उसका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उसकी प्रिपरेशन, यूजेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे मेरे लाडले बच्चों, सी यू।